क्या आपको अमेरिकी आक्रमण का डर है? नहीं, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। उसने ये बातें कही क्योंकि वह उस जाल को जानता है जिसमें उसका देश पहले ही फंस चुका है। 18 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे इजरायली जेट्स ने ईरान की सबसे कमजोर नस पर हमला किया। 2 रिफाइनरियों को नष्ट कर दिया गया। हर दिन लगभग 100 से 140 मिलियन घन मीटर गैस का प्रवाह रुक गया। हमले ने ब्लैकआउट बढ़ाया और गैस पर निर्भर देश में बिजली की कमी और बढ़ा दी। इस हमले का केंद्र ईरान के भीतर इजरायल का अंदरूनी मुखबिर था, जो इसकी सफलता का असली हकदार है। ये ना अमेरिका था, ना कोई जासूस, ना उन्नत तकनीक। ये ईरान की अभिशाप थी। दशकों से एक धीमा जहर उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। अब देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर YouTube इस वीडियो को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे युद्ध से जुड़े विषय पसंद नहीं है। मैं फिर भी सच सामने लाऊंगा, लेकिन आप YouTube को निष्पक्ष बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं, बस लाइक बटन दबाकर। धन्यवाद। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ईरान लगभग उतना ही बड़ा है जितना कि UK, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी मिलाकर। फिर भी ज्यादातर जमीन प्रकृति की दीवारों से घिरी है। भूगोलवेत्ता इस संरचना को पहाड़ी कटोरा कहते हैं। यही तय करता है कि बारिश कहाँ होगी या सूखा कहाँ पड़ेगा, सेनाएं कहाँ आगे बढ़ेंगी या रुकेंगी, और शहर कहाँ फलेंगे, फूलेंगे या सूख जाएंगे। लेकिन वही ताकत अब ईरान की सबसे बड़ी दुश्मन या इजराइल की सबसे बड़ी बढ़त बन गई है। ये मेरे शब्द नहीं, इतिहास में लिखा है। तेहरान नॉर्थ फ्रीवे को एल्बोर्ड्स पार करने के लिए 137 सुरंगें बनानी पड़ी थी। एक विदेशी ठेकेदार ने 1997 में खुदाई शुरू की थी। उन्होंने करीब 2 दशक लगाए, लेकिन चौथाई काम भी पूरे किए बिना छोड़ दिया। जब ईरानी कंपनियों ने काम संभाला तो उन्हें फॉल्ट जोन, भर आता भूजल, मीथेन गैस और सघन चट्टानों से जूझना पड़ा, जिससे सुरंग मशीनें फंस गईं। मजदूरों को उपकरण निकालने और काम फिर शुरू करने के लिए बाईपास सुरंगें बनानी पड़ी। इस परियोजना की विफलता ठेकेदार या ईरानी कंपनियों की गलती नहीं थी, बल्कि ईरान के भूगोल का सबसे बड़ा अभिशाप थी। ईरान विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो उसके ऊंचे भीतरी हिस्से में पठारों, रेगिस्तानों और नमक के मैदानों को घेरे हुए हैं। देश का ज्यादातर हिस्सा 1500 मीटर से ऊपर है, जिससे समतल भूमि कम है। केवल उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण पश्चिम में खुजेस्तान मैदान की 2 पट्टियां छोड़कर। ईरान का भूगोल उसकी सबसे बड़ी ढाल भी है और सबसे जिद्दी दुश्मन भी। लोग इसे तभी समझ पाए जब मौजूदा संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन यह दशकों से भू राजनीतिक खेल को आकार देता रहा है। ईरान के पास 1201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। ये पृथ्वी की 18% गैस है, रूस के बाद दूसरे नंबर पर। फारस की खाड़ी का साउथ पार्स, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र का आधा है, कतर के साथ साझा किया जाता है। ये ईरान के लिए महाशक्ति जैसा है। वही क्षेत्र ईरान की घरेलू गैस का अधिकांश हिस्सा देता है और गैस उसकी ऊर्जा खपत का 80% से ज्यादा पूरा करती है। यह ईरान की लगभग 85 से 86% बिजली चलाता है। ईरान इसका केवल निर्यात नहीं करता, बल्कि देश में भी इसी पर निर्भर है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। 18 मार्च 2026 को इजरायली जेट्स ने असालुयह बशीर प्रांत में प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 2 रिफाइनरियों पर हमला किया। इजरायल ने वॉशिंगटन को पहले ही बताया था, ट्रंप ने मंजूरी दी थी और अमेरिकी सेनाएं बाहर रहीं। पूरे स्थल पर आग लगी, जिसे बाद में काबू कर लिया गया और तुरंत किसी मौत की खबर नहीं मिली। ईरान की ऊर्जा प्रणाली को गंभीर और तुरंत नुकसान हुआ। 2 रिफाइनरियां बंद हो गई। हर दिन 100 से 140 मिलियन घन मीटर गैस का प्रवाह रुक गया और पहले से ही लगे प्रतिबंधों के कारण निर्यात पर रोक थी, इसलिए इस गैस को कहीं भेजा नहीं जा सकता था। ईरान में इसका असर तुरंत दिखा। ब्लैकआउट बढ़े और गैस पर निर्भर देश में बिजली की कमी और गहरी हो गई। पहली नजर में लगेगा इजरायल की हवाई ताकत ने ईरान को दबा दिया, लेकिन असल में ये ईरान की कठिन भौगोलिक स्थिति थी। भौतिक नुकसान से आगे इस हमले ने तेहरान के लिए कहीं ज्यादा असहज करने वाली एक और सच्चाई को उजागर कर दिया। देश की 70% ऊर्जा आपूर्ति को एक ही जगह पर केंद्रित करना, चाहे वो जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो,
चाहे कागजों पर उसकी सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, इसने दुश्मन को एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य दे दिया जिसे ढूंढना और मारना आसान था। मैंने क्यों कहा कि ईरान की भौगोलिक स्थिति उसकी सबसे बड़ी रक्षक है? जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला किया। इसने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे पर हमला किया। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सुविधाएं इन पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर गहराई में बनाई गई थी, ऐसे इलाकों में जहां पारंपरिक हवाई शक्ति आसानी से नहीं पहुंच सकती या पूरी तरह प्रवेश नहीं कर सकती। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक सिद्धांत था जो पूरी तरह से भूगोल के इर्द गिर्द बनाया गया था। ईरानी अधिकारियों ने जब कहा हम इंतजार कर रहे हैं तो वे मजाक नहीं कर रहे थे। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध में इराकी सेनाएं ईरान में घुसकर जागरोस पर्वतों से भिड़ी। उनकी बख्तरबंद टुकड़ियां जो खुले मैदान में अच्छा कर रही थी लगभग बेकार हो गई। पहाड़ियों और दर्रों ने आगे बढ़ती सेना को रोक लिया, सब कुछ धीमा कर दिया और किसी भी निर्णायक सेंध को लगभग असंभव बना दिया। कल्पना कीजिए, आपके पास उन्नत तकनीक है और आपने जागरोस और अरबोस पहाड़ियां पार कर ली हैं। अब आप ईरान में हैं, लेकिन आगे और भी बड़ी मुश्किलें हैं। देश का केंद्रीय पठार है जो 900 मीटर ऊंचाई पर बेसिनों की एक श्रृंखला है। ये उन्हीं पहाड़ी दीवारों से घिरा है जिन्हें आपने अभी पार किया है। वे पहाड़ियां कैस्पियन या भूमध्य सागर से आने वाली नमी को रोकती हैं, जिससे अंदरूनी हिस्से तक कुछ नहीं पहुंचता। बारिश कभी आती ही नहीं। इसका नतीजा है कि पठार के पूर्वी हिस्से में धरती के सबसे कठोर बेरहम 2 रेगिस्तान बनते हैं। पहला है दश्ते कावीर यानी महान नमक का रेगिस्तान। यहाँ हर वसंत में वास्तव में नदियाँ बनती है जो आसपास की चोटियों से पिघलती बर्फ के पानी से भर जाती है, लेकिन उन नदियों के पास बहने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। इस पठार का कोई निकास नहीं है, इसलिए पानी निचले बेसिनों में इकट्ठा होकर थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है और फिर गर्मी की धूप अपना काम करती है। ये सब कुछ वाष्पित कर देता है और पीछे छोड़ देता है ये मोटे क्रिस्टलीय नमक के ढांचे जिन्हें कवेर कहा जाता है। दूरी से यह ठोस जमीन लगता है, लेकिन पास जाने पर नीचे धंस जाता है। दूसरा दश्ते लूत एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये टैग इसकी भौगोलिक चरम सीमा के कारण है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ लगातार तेज हवाएं चलती हैं जो जमीन को बदलते आकार के रिज और रेत के टीलों में बदल देती हैं। यह समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर है। आसपास के पठार से नीचा होने के कारण गर्मी अंदर आती है और नमी बाहर रहती है। अब यहाँ रहना कभी भी मुमकिन नहीं। दोनों रेगिस्तान पूर्व में ऐसी दीवार बनाते हैं जो पश्चिम के जागरोस पहाड़ों जितनी ही दुर्गम है। अफगानिस्तान या पाकिस्तान से ईरान जाने वाली सेना इसमें फंस जाती है। इस रास्ते से सप्लाई लाइन नहीं है। कारवीर के पार कोई भरोसेमंद रास्ता नहीं है। सिर्फ कुछ दूर दूर बिखरे नखलिस्तान हैं, जिनके बीच की दूरियां संसाधनों को किसी भी सेना के उनकी भरपाई कर पाने से पहले ही खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ईरान के खिलाफ इजराइल बढ़त कैसे बनाए हुए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि कहां और किस पर हमला करना है और किससे बचना है। इसी कारण इजराइल अपनी मुख्य ताकत हवाई वर्चस्व पर निर्भर करता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि इजराइल ने ईरान की कमजोरियों का पूरा फायदा उठा लिया है, लेकिन सच में उन्होंने अभी शुरुआत ही की है। हाल ही में इजराइल ने कहा कि अभी भी ईरान के सैकड़ों ठिकाने हैं जिन पर हमला किया जा सकता है और इजराइल अब ईरान की छुपी हुई कमजोरी का भी फायदा उठाना शुरू कर सकता है। देखिए, ईरान के 90 से 95% मुसलमान 12 इमामी शिया है। यह संख्या लगभग 66 से 70 मिलियन लोगों के बीच है, जिससे ईरान वैश्विक शिया दुनिया का निर्विवाद जनसांख्यिकीय केंद्र बन जाता है। लेकिन यह जनसंख्या देश में समान रूप से नहीं फैली। यह फारसी भाषी हृदय स्थल जैसे प्रांतों से मेल खाता है, जहां शिया पहचान, राज्य शक्ति और सांस्कृतिक जीवन एक दूसरे में समाहित हैं। वे एक संयुक्त प्रणाली के रूप में काम करते हैं। दूसरी ओर सुन्नी मुसलमान आधिकारिक तौर पर जनसंख्या का 5 से 10% हिस्सा बनाते हैं।
लेकिन समस्या है कि ये समुदाय सिर्फ ईरान की सीमाओं पर रहते हैं। पश्चिमी प्रांतों में कुर्दी सुन्नी, उत्तर पूर्व में तुर्कमेन, सिस्तान बलूचिस्तान में बलूच और खाड़ी तट पर अरब रहते हैं। इन क्षेत्रों में धर्म के अलावा समानता है, आर्थिक रूप से पिछड़े, अधिक ग्रामीण और कड़ी निगरानी में। सबसे अहम बात यह है कि वे उस शिया केंद्र से और दूर है जिसे वे घेरे है। केंद्र और सीमांत के बीच की यह दूरी ईरानी राज्य में लगातार और सावधानी से संभाले गए तनावों में से एक है, जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। और ऐतिहासिक रुझान दिखाते हैं कि अलग थलग पड़ी हुई समुदायों का हमेशा दुश्मनों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। ईरान के लिए अभिशाप कहा जाने वाला भूगोल हजारों लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार का स्रोत बन गया है। इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर जाग्रोस व पूर्वी पर्वतमालाओं में 3 से 4 हजार मीटर ऊंची चोटियां हैं, जिन्हें गहरी घाटियां, जंगल और बर्फीले दर्रे काटते हैं। यहाँ वाहन नहीं पहुंच सकते और पूरी तरह गश्त भी संभव नहीं। इन दर्रों के पार ऐसे समुदाय रहते हैं जिनके पास स्थानीय ज्ञान और पीढ़ियों का अनुभव है, जो वहाँ आसानी से जा सकते हैं जहाँ बाहरी लोग, खासकर अंधेरे में, रास्ता नहीं ढूंढ सकते। यही वह जगह है जहाँ कोलबर्स काम करते हैं। करीब 3 लाख कुर्द बोझा ढोने वाले 25 से 70 किलो बोझ अपनी पीठ पर लादकर घंटों टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हुए टेलीविजन, एयर कंडीशनर, चाय, सिगरेट, शराब जैसी चीजें ढोते हैं। दूर से देखने पर वे बस पहाड़ी पर चलते हुए छोटे छोटे बिंदु जैसे दिखते हैं। करीब से देखने पर वे पिता पुत्र हैं, जो उन प्रांतों से हैं जहां कानूनी अर्थव्यवस्था नहीं पहुंची। लेकिन ये रास्ते और भी खतरनाक चीजें लाते हैं। संगठित नेटवर्क ईरान से सब्सिडी वाले ईंधन व दवाइयां पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजते हैं। अफगानिस्तान से हेरोइन, अफीम, मेथामेफेटामिन और हथियार इन्हीं रास्तों से तरकाए व इराक लौटते हैं। इराकी कुर्दिस्तान में तस्कर अब खुले पहाड़ी रास्तों पर ड्रोन और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहाड़ों के कारण इन सीमाओं को सील करना नामुमकिन है और गरीबी के चलते लोग इन्हें पार करते हैं। कार्टेल्स ने इनका उपयोग कर धरती की सबसे कीमती तस्करी का इलाका ढूंढ लिया। लेकिन ईरान की बदकिस्मती है कि उसकी पाकिस्तान के बिखरे राज्य से जातीय समानता है। सीस्तान और बलूचिस्तान ईरान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये गैस भंडारों और खनिज संपदा पर बसा है, लेकिन लगभग हर पैमाने पर यह देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। यहाँ के बलूच लोग शिया राज्य में सुन्नी है, फारसी मूल से अलग है और जानते हैं कि ईरान की संपत्ति का बहुत कम हिस्सा ही उन्हें मिलता है। पहचान, धर्म और आर्थिक उपेक्षा का यह मिश्रण 2004 से यहाँ एक निम्न स्तरीय विद्रोह को जारी रखे हुए है। IRGC, पुलिस चेकपोस्ट और बुनियादी ढांचे पर हमले इतने लगातार रहे कि तेहरान इस विद्रोह को कभी पूरी तरह दबा नहीं पाया। 2023 में जैश एल अदल नामक सुन्नी उग्रवादी समूह ने, जो ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर सक्रिय था, एक हमले में 11 ईरानी पुलिसकर्मियों की हत्या की। यहाँ की सीमा एक बड़ी समस्या है। जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तानी बलूचिस्तान में जैश एल अदल के शिविरों पर हमला कर नागरिकों की हत्या की। पाकिस्तान ने जवाबी हमला करते हुए ईरान में बलूच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया। और मैंने इसे पाकिस्तान का टूटा हुआ राज्य इसलिए कहा क्योंकि ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपने ही बलूचिस्तान पर मुश्किल से नियंत्रण रखता है। उन्होंने भी असमानता और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया है। 2 देश एक ही आतंकवादियों से लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उस सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं जिसे दोनों नियंत्रित नहीं करते, क्योंकि यह रेगिस्तान और पहाड़ी इलाका किसी सरकार के अधीन नहीं है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति से हथियार, ड्रग्स और लड़ाकों की आवाजाही आसान हो जाती है। अगर आप इसमें पूर्ण युद्ध जोड़ें तो IRGC पर भारी दबाव दिखेगा। बलूच उग्रवादी समूहों ने ईरान पर अमेरिका इजराइल हमलों का स्वागत किया और इसे अपने लिए मौका बताया। एक एकीकृत स्वतंत्र वृहत्तर बलूचिस्तान का विचार, जो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हो, इन समूहों को लड़ने के लिए ऐसा बड़ा मकसद देता है जिसे तेहरान बातचीत की मेज पर सौदेबाजी से खत्म नहीं कर सकता। ईरान ने इस प्रांत पर कभी पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया। अब हालात बिगड़ने पर उसने एक और मोर्चा खोल दिया है जिसे देश संभाल नहीं सकता। ईरानियों के औपचारिक रोजगार भी इसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है। दक्षिण में स्थित केरमान प्रांत के सासेश में कॉम्प्लेक्स में दुनिया के सबसे बड़े तांबे के भंडारों में से एक है, जहां ज्ञात तांबे का लगभग 5% मौजूद है।
जिंक और सीसे में ईरान की रैंकिंग और भी ऊंची है, क्योंकि यज़्द का मेहदी आबाद और जानजान का अंगूरान दुनिया के सबसे समृद्ध अयस्क भंडार है। लौह अयस्क केंद्रीय पठार में फैला है। देश में सक्रिय खदानों की सबसे अधिक सघनता खोरासान में है और हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम और टाइटेनियम के भंडारों की पहचान की गई है। ईरान की खनन नौकरियों का 3/4 हिस्सा गैर हाइड्रोकार्बन सामग्री से आता है, न कि तेल या गैस से, बल्कि धातुएं, अयस्क, औद्योगिक खनिज, जो शायद ही कभी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आते हैं, लेकिन चुपचाप पूरे प्रांतीय अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखते हैं। रोजगार काफी हद तक जोखिम भरे क्षेत्र में केंद्रित है। ईरान इस स्थिति से निपट सकता है, लेकिन उस स्थिति से नहीं जिसे उसके सबसे बड़े दुश्मन ने पैदा कर दिया है। ईरान के पास खेती के लिए केवल लगभग 1/3 भूमि ही उपयुक्त है। सबसे बुरी बात यह है कि वास्तव में केवल 12% भूमि ही खेती के तहत है। उस खेती की गई भूमि में से भी 1/3 से कम भूमि की सिंचाई होती है। बाकी खेती सूखी जमीन पर होती है, जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। ऐसे देश में जहां 80% भूमि शुष्क या अर्धशुष्क है। सैटेलाइट डेटा ने इसे साफ तौर पर दर्ज किया है। ईरान की सतह के लगभग 68% हिस्से में मरुस्थलीकरण की उच्च से बहुत उच्च आशंका है। जहां गहन सिंचाई होती है, वहां भूजल के आक्रामक दोहन से केंद्रीय बेसिन में मिट्टी और पानी की लवणता बढ़ रही है। ये बची उपजाऊता भी कमजोर कर देता है। जब ईरानियों के पीने को ही मुश्किल से पानी है, तो खेती सिंचाई की बात क्यों करें? कुछ महीने पहले ईरान का जल संकट चर्चा में था। आज युद्ध की बातें हो रही हैं। दुनिया भूल गई, लेकिन प्रकृति नहीं। हालात और भी बिगड़ रहे हैं। पूरे देश में एकमात्र नौगम्य नदी कारून है। ये 516 मील लंबी है, पर सिर्फ करीब 112 मील हिस्सा खराम शहर से अब्बास तक नावों के लिए उपयोगी है। कारके, देज और जराही नदियां मौजूद हैं। ये खुजेस्तान के मैदान में उपजाऊ गाद जमा करती हैं, लेकिन इन सबको जोड़ने वाला राष्ट्रीय जल नेटवर्क नहीं है। इतिहास में ईरानियों ने अपने इंजीनियरिंग कौशल से इस समस्या का शानदार हल निकाला। कनात, हाथ से खोदी गई गुरुत्वाकर्षण से चलने वाली पानी की सुरंगें हैं, जो ऊंचे स्रोतों से पानी खींचती हैं और उसे सूखी जमीनों के पार वहां तक ले जाती हैं जहां लोग वास्तव में रहते हैं। ईरान भर में ऐसी लगभग 70,000 संरचनाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई 2,50,000 मील है। इन्हें सदियों तक बिना आधुनिक उपकरणों के हाथों से बनाया गया। अब संरक्षण का युग इतनी तेजी से खत्म हो रहा है कि विशेषज्ञ इसे पानी की कमी नहीं, पानी का दिवालियापन कह रहे हैं। सिर्फ 2003 से 2019 के बीच ईरान ने लगभग 211 घन किलोमीटर अपने कुल जल भंडार खो दी। ये देश की वार्षिक राष्ट्रीय खपत से दोगुना है। ये सब 2 दशकों से भी कम समय में खत्म हो गया। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ईरान को सबसे जल संकटग्रस्त देशों में मानता है, जहां हर साल उसके 80-100% नवीकरणीय जल संसाधनों का दोहन होता है। लंबी अवधि के रुझान बताते हैं कि प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1970 के दशक में 4,500 घन मीटर से घटकर आज लगभग 1,000 घन मीटर रह गई है, जिससे ईरान पूर्ण जल अभाव की श्रेणी में आ गया है। बाकी में 90% से ज्यादा कृषि में जाता है, वो भी मुख्यतः बाढ़ सिंचाई के जरिए। यह जल संकट वाले क्षेत्रों में जल प्रधान फसलें उगाने का सबसे अप्रभावी तरीका है। ईरान को प्रति वर्ष औसतन केवल 235 से 250 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, जो वैश्विक भूमि औसत का लगभग आधा है, और देश का 82% हिस्सा शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है। अधिकांश वर्षा नवंबर से मई में होती है, जिससे लंबे सूखे में तेज वाष्पीकरण होता है और नदियां सिकुड़ जाती हैं या सूख जाती हैं। इसके परिणाम अब साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। अत्यधिक भूजल दोहन से इस्फहान और तेहरान में भूमि धसाव हुआ, जिससे सड़कों इमारतों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि जमीन नीचे दब रही है। 2025 के अंत में तेहरान के 5 मुख्य जलाशयों की क्षमता सिर्फ 12% रह गई, जिससे सरकार ने राजधानी स्थानांतरित करने पर चर्चा शुरू की। झीलों की स्थिति भी यही दर्शाती है। लेक उर्मिया, जो कभी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील थी, अब एक नमक का मैदान बन गई है।
जायंदे रुद सूखे वर्षों में एक निर्जीव जलधारा बन गई है जो ऊपरी हिस्से में बने बांधों और पानी मोड़ने की परियोजनाओं से जकड़ गई है। अफगान सीमा की झीलें इतनी सिकुड़ गई हैं कि उनके सूखे तल से धूल भरी आंधियां उठ रही हैं जो खेती और शहरों में फैलकर पारिस्थितिकीय संकट को स्वास्थ्य आपातकाल बना रही हैं। ईरान पानी की कमी को संभाल नहीं पा रहा है। ये पानी खो रहा है जिसने जमीन को रहने लायक बनाया, और मौजूदा नीति में कुछ भी जल्दी नहीं बदल रहा। वही पहाड़ जो उसके परमाणु कार्यक्रम की रक्षा कर रहे हैं असल में उसके बड़े दुश्मन हैं। 1995 में केंदोवन सुरंग चौड़ीकरण शुरू हुआ था और कागजों पर यह आसान लग रहा था। जैसे ही इंजीनियरों ने पुरानी परत हटाई, भूजल आ गया और चट्टानें लगातार ढहने लगी। ये परियोजना जो कुछ सालों में पूरी होनी थी 2002 तक खिंचती रही। इसके अलावा बख्तियारी बांध, जिसे पृथ्वी के सबसे ऊंचे बांधों में से एक के रूप में योजना बनाई गई थी, जाग्रोस घाटी के अंदर गहराई में स्थित है। 2011 में चीन से $2 अरब का अनुबंध हुआ जो एक साल में रद्द कर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दे दिया गया। समारोह और सड़कें बनी पर बांध नहीं बना, बस एक घाटी जो अब भी इंतजार कर रही है। इस क्षेत्र में परिवहन गलियारे सकरे और कठिन दर्रों से होकर गुजरने के लिए मजबूर होते हैं। बाजार बटे हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें जोड़ना बेहद महंगा है। देश के हिस्से सांस्कृतिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक रूप से अलग थलग विकसित होते हैं। जो इलाका ईरान की सबसे बड़ी रक्षा है, वही इसकी लगातार आंतरिक समस्या भी है। इस समस्या के केंद्र में 2 दानव हैं। पहला, जाग्रोस। पर्वत कोई एकल श्रृंखला नहीं है जिसे पार किया जा सके। ये लगातार चलने वाली समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं की एक कतार है जो एक के पीछे एक जुड़ी हुई है। ये उत्तर पश्चिम से लेकर होर्मुज जलडमरू मध्य पर बंदर अब्बास तक 901 मील तक फैली हुई है। यहाँ कई चोटियाँ 3000 मीटर से ऊपर है और दक्षिण मध्य क्षेत्र में कम से कम 5 चोटियाँ 4000 मीटर पार करती हैं। भूगर्भिक दृष्टि से जाग्रोस काकेशस का एक दक्षिणी विस्तार है, प्राचीन, विशाल और लगभग जानबूझकर इस तरह रखा गया है कि पश्चिमी ईरान को अपारगम्य बना दे। उत्तर में आर्बोरिस पर्वत श्रृंखला है जो संकरी और कठोर है। इसकी चोटियों की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है और ये कैस्पियन सागर की ओर धीरे धीरे नहीं ढलती। ये इतनी तेज गिरती है कि पहाड़ और पानी के बीच तटीय पट्टी अधिकतर जगह 10 से 70 किलोमीटर चौड़ी है। इन सबके ऊपर माउंट डेमावंद है, एक सुप्त ज्वालामुखी जिसकी ऊंचाई 5610 मीटर है। ये ईरान की सबसे ऊंची जगह है और यूरेशिया में हिंदू कुश के पश्चिम में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एल्बोरोज सैकड़ों मिलियन साल पुरानी भूगर्भीय संरचना पर स्थित है। डेवोनियन बलुआ पत्थर, जुरासिक शेल्स जिनमें कोयले की परतें फैली हुई हैं और मोटी परतें जो अलग से हरे रंग की ज्वालामुखीय टफ और लावा की हैं, ये वे चट्टानें हैं जो तब बनी थीं जब पृथ्वी का ये हिस्सा भीषण और रूपांतरकारी उथल पुथल से गुजर रहा था। ये पर्वत श्रृंखलाएं दुश्मनों को रोकने के साथ साथ ईरान के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में भी बाधा हैं। ईरान ने इन पहाड़ों पर अपना सबसे बड़ा और सबसे महंगा इंजीनियरिंग प्रयास झोंक दिया है। हर बार पहाड़ जीतते हैं। ईरान का ज़्यादातर भूगोल खराब है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके पूर्वी हिस्से में है। 1120 मील लंबी दक्षिणी समुद्री सीमा के पूर्वी छोर पर होर्मुज जलडमरू मध्य है जो इसे रणनीतिक रूप से अपरिहार्य बनाता है। ये 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जिसकी सबसे संकरी जगह 21-24 समुद्री मील चौड़ी और शिपिंग लेन कुछ मील चौड़ी है। इसी संकरे रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल रोज 2 करोड़ बैरल और बड़ी मात्रा में LNG पेट्रोकेमिकल्स गुजरते हैं। हर टैंकर फारस की खाड़ी से इसी बिंदु से गुजरता है और ईरान इसकी उत्तरी तटरेखा पर है। जलडमरू मध्य के भीतर मौजूद 8 प्रमुख द्वीपों में से ईरान 7 पर नियंत्रण रखता है, जिनमें अबू मूसा और ग्रेटर और लेसर टुन्स शामिल है जो टैंकर मार्गों के ठीक बगल में स्थित है, भारी सैन्यकृत हैं और जिन पर आधिकारिक रूप से UAE दावा करता है। बंदर अब्बास, बुशहर और चाबहार नौसैनिक अड्डों के साथ तेहरान के पास जलडमरू मध्य की आवाजाही को अपनी शर्तों पर धमकाने या सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी सब कुछ है। जून 2025 में ईरान ने जिसे उसने स्मार्ट कंट्रोल डॉक्ट्रिन कहा, उसके तहत दोहरी भूमिका वाले ड्रोन तैनात किए जो खास लक्ष्यों पर हमला कर तटस्थ यातायात को गुजरने देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक तेल आपूर्ति में
तुरंत 20% की गिरावट आ गई और समुद्री बीमा प्रीमियम में 50 से 100% तक की बढ़ोतरी हो गई। 2026 तक 1650 से ज्यादा जहाजों ने झलडमरू मध्य में जीपीएस और AIS में बाधा झेली थी। अब सामान्य व्यावसायिक नौवहन रोज एक सोचा समझा जोखिम बन गया। उनकी शिपिंग लेन कुछ मील चौड़ी होने के कारण सीमित माइन बिछाना या इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण द्वीप लाइफलाइन द्वीप है, जिसे आधिकारिक रूप से कार्ग द्वीप कहते हैं। यह छोटा कोरल द्वीप तट से 21 मील दूर है और ईरान का अधिकांश तेल निर्यात यहीं से गुजरता है। 2025 के संघर्ष में यह अमेरिका के तात्कालिक हमले का लक्ष्य बन गया और इसकी वजह साफ थी। कार्ग द्वीप पर नियंत्रण का मतलब ईरान की सरकारी आय के स्रोत पर नियंत्रण है। बंदर अब्बास होर्मुज खाड़ी पर काशिम, लारक और होर्मुज द्वीपों के सामने स्थित है। ये ईरान के कंटेनर यातायात का अधिकतर हिस्सा संभालता है और सड़क व रेल से तेहरान से जुड़ा है। इसकी उथली जल राशि के कारण बड़े जहाजों को UAE बंदरगाहों पर माल उतारना पड़ता है, फिर छोटे जहाजों से सामान भेजा जाता है। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार जलडमरू मध्य के बाहर है, जहां से गहरे पानी के जरिए सीधे हिंद महासागर तक पहुंचा जा सकता है। यह ईरान का ऐसा एकमात्र बंदरगाह शहर है जिसे तेहरान ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया के गलियारे के रूप में विकसित किया है। भूगोल तो सही है, लेकिन चाबहार ईरान के सबसे दूर दराज प्रांतों में से एक में स्थित है और जब तक आंतरिक बुनियादी ढांचे में गंभीर निवेश नहीं होता, तब तक ये लाभ ज्यादातर कागजों तक ही सीमित रहता है। हर देश सड़कें और रेलवे बनाता है, लेकिन ईरान में सड़क बनाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये वहां के भूभाग के खिलाफ एक जंग है। ट्रांस ईरानियन रेलवे को ही देखें। ये 1939 में शुरू हुई थी और अब तक की तकनीकी दृष्टि से सबसे साहसिक अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। जाग्रोस पर्वत पार करने के लिए इंजीनियरों ने धरती की कुछ सबसे पुरानी और सबसे दबावग्रस्त चट्टानों को काटकर 126 सुरंगें बनाई थीं। तेहरान और कैस्पियन के बीच 2220 मीटर ऊंचे दर्रे को पार करने के लिए ढलान 2.8% तक करनी पड़ी, जिससे ट्रेनें आज भी वहां धीरे चलती हैं, जहां निर्माण में दशकों और भारी मानवीय लागत लगी थी। ये 1939 की बात है। चुनौतियां आज भी वैसी ही है। तेहरान शोमाल फ्रीवे देश की सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, जो 75 मील लंबी है और राजधानी को कैस्पियन सागर के चालूस से जोड़ती है। अधिकांश देशों में यह साधारण राजमार्ग होता है, लेकिन यहाँ 30 से अधिक ट्विन टनल्स चाहिए, जिनमें 6400 मीटर लंबी एल्बोर्ज सुरंग मुख्य है, जो एल्बोर्ज पर्वतमाला के आर पार खोदी गई है। उस पहाड़ के अंदर इंजीनियरों को 850 मीटर ओवरबर्डन के नीचे चट्टान और इतना दबाव झेलना पड़ा कि दीवारें अंदर दबती थीं। मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण मजदूरों को सिर्फ सांस ले पाने के लिए दबाव युक्त वायु प्रणालियों का सहारा लेना पड़ा। करस्टिक खाली जगहों से 800 लीटर प्रति सेकंड पानी आता रहा और खुदाई चलती रही। कंदावन फॉल्ट जोन की कई किलोमीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टनल बोरिंग मशीनों को जाम कर देती है और हर मीटर आगे बढ़ना भूगर्भीय बनावट से जंग जैसा है। तेहरान को उसकी अपनी समुद्री तटरेखा से जोड़ना असल में ऐसा ही दिखता है। इन सब का कुल खर्च एक ही संख्या में दिखता है। ईरान को हर साल सड़क हादसों से करीब 20 अरब डॉलर यानी GDP का 7% नुकसान होता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा है। ये इसलिए नहीं है कि ईरानी लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि इतनी दुर्गम भूमि पर इतनी बड़ी मात्रा में सुरक्षित बुनियादी ढांचे को बनाए रखना एक ऐसा वित्तीय घाव है जो कभी पूरी तरह भरता ही नहीं है। ईरान ने सुरंगों, रेलवे व राजमार्गों में बड़ा निवेश किया है। पहाड़ों ने सब निगल लिया, खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उत्तर में इसकी 404 मील लंबी पट्टी कैस्पियन सागर के किनारे फैली है, लेकिन एल्बोर्ज पर्वतमाला पानी के इतने पास आ जाते हैं कि कहीं कहीं चोटियों और समुद्र तट की दूरी सिर्फ 6.21 मील रह जाती है। ये तंग, सीमित और पतली पट्टी ईरान की उन गिनी चुनी जगहों में से एक जो स्वाभाविक रूप से नम और सचमुच उपजाऊ हैं। एक दुर्लभ अपवाद एक ऐसे देश में जिसे शुष्कता ने परिभाषित किया है, लेकिन दक्षिण में भौगोलिक तस्वीर नाटकीय रूप से बदल जाती है। ये भूमि 600 मीटर ऊंचे पठार से गिरती है, जिसकी पृष्ठभूमि में 1800 मीटर तक की ढलानें हैं। फिर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के किनारे
संकरी तटीय मैदानों तक पहुंचती है। पथरीली चट्टानें, टुकड़ों में फैली नीची जमीनें और पहाड़ों और पानी के बीच बहुत कम समतल भूमि। इसकी सीमाओं पर इसके 13 पड़ोसी हैं। ईरान 7 देशों से घिरा है। पश्चिम में तुर्की, इराक, उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया, अजरबैजान, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इन सीमाओं में सबसे लंबी तुर्कमेनिस्तान और सबसे छोटी आर्मेनिया के साथ है, जो अरास नदी के किनारे सिर्फ कुछ दर्जन किलोमीटर तक चलती है। कोई भी सीमा आसान इलाके से नहीं गुजरती। जाग्रोस पर्वत इराक और तुर्की की ओर की सीमाएं तय करते हैं, जबकि रेगिस्तान और झाड़ीदार बियाबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ के किनारों को चिन्हित करते हैं। इन सीमाओं को पार करके आक्रमण करना मुश्किल है, हाँ, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना भी उतना ही मुश्किल है। यही वजह है कि ये सीमाएं हमेशा से तस्करी के लिए स्थायी गलियारे बनी रही हैं, जिन्हें कोई भी सरकार पूरी तरह से बंद नहीं कर पाई है। ईरान की 1516 मील लंबी समुद्री तटरेखा इसे 6 समुद्री पड़ोसी देती है: कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फैले हुए हैं। उत्तर में कैस्पियन समुद्र तट के पार रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान है, यानी 4 और पड़ोसी। ईरान के पास 130 से 160 अरब बैरल सिद्ध कच्चे तेल के भंडार है, जो विश्व के कुल भंडार का 8-10% है। इसका अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम के जाग्रोस पहाड़ियों, खुजेस्तान के मैदान और फारस की खाड़ी के उत्तरी अपतटीय क्षेत्रों में है, जहां से तेल सीधे कार्ग द्वीप जाता है। उन क्षेत्रों से पाइपलाइनें अबादान, इस्फहान, तेहरान और तब्रीज की रिफाइनरियों तक जाती हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, और उन्हीं पहाड़ों के नीचे से गुजरती हैं जिन्होंने देश की पहचान बनाई है। ईरान का भूगोल इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। ये वही चीज़ है जिसका बोझ ये देश सबसे ज़्यादा उठाता है।